नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। 8 फरवरी को दिल्ली में आए चुनावी नतीजों में बीजेपी ने बड़े बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि 16 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। बड़ी सारी अटकलें चल रही हैं। क्या परवेश वर्मा होंगे, किसी महिला को बीजेपी मौका देगी, या फिर जो 4 दलित सीटें रिजर्व सीट है उसको बीजेपी ने जीता है, वहां से किसी को मौका मिल सकता है। तो कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंत में क्या बात बनेगी ये एक बड़ा सवाल होगा। उसके बाद दिल्ली के अंदर सिर्फ 7 कैबिनेट के मुख्यमंत्री को मिलाकर 7 पद होते हैं। तो कैसे कौन कौन उसमें शामिल होगा, किस तरीके के ये समीकरण बनेंगे, ये देखना होगा। एक ये भी खबर आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और जेपी नड्डा जो हैं वो भी कुछ विधायकों से मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, तो क्या 16 तारीख को साफ हो जाएगा कौन होगा मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि 15, 16 और 17 ये 3 महत्वपूर्ण तारीख है और इन तीनों दिन में कभी भी ये साफ हो सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। और जैसा आपको पता है कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर जो विचार मंथन है वो चल रहा है। आपने देखा कि जिस दिन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया उस दिन भी वो बाकायदा रुके बीजेपी के मुख्यालय में और अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में बैठक हुई। उसके बाद जेपी नड्डा अमित शाह में बैठक हुई, फिर दूसरे दिन जो है 2 घंटे तकरीबन अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा की बैठक हुई। और हर विधायक की जो प्रोफाइलिंग है वो की जा रही है कि कौन सा विधायक ठीक रहेगा मुख्यमंत्री पद के लिए। जैसा प्रधानमंत्री पहले ये बोल चुके हैं, पूर्वांचलियों पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहा है। तो देखना ये होगा कि क्या कोई पूर्वांचली मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, या जाट कोई रहता है, या फिर महिला को लेकर आते हैं, या फिर दलित कोई चेहरा होता है। तो इन सारी संभावनाओं पर जो है वो विचार विमर्श किया जा सकता है। कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जिसके बारे में बिल्कुल मीडिया में कयास ना हो, उनको भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जा सकता है। तो ये सारे जो विचार मंथन हैं और प्रधानमंत्री के लौटने के बाद, विदेश यात्रा से लौटने के बाद में सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 15 तारीख को उपराज्यपाल भी विधायकों से मिल सकते हैं। जैसा कि पहले आपने देखा था कि वीरेंद्र सचदेवा ने मिलने का वक्त मांगा था। 16 तारीख को आप कह सकते हैं कि जो विधानमंडल की जो बैठक है वो हो सकती है। तो अभी ये 3-4 दिन जो है 15, 16, 17 काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख होगी और इसमें जो है वो बड़ी खबर दिल्ली के सत्ता से जुड़ी आ सकती है। मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है उसके नाम की घोषणा हो सकती है। तो इसमें जो चेहरे हैं उसके नाम घोषणा भी हो सकती है। रवीश, बने रहिएगा हमारे साथ। एक और खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए बीजेपी कल बैठक करेगी। बुधवार को दिल्ली बीजेपी ने चुनाव के बाद सभी समितियों की बड़ी बैठक होगी, जिसमें जीत को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसमें जो सीटें हार गए हैं उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। रवीश, एक तरफ शायद आम आदमी पार्टी अभी तक अपने हार के जो दुख है उससे बाहर नहीं निकल पाई है। बीजेपी अभी से ही वजह तलाश रही है कि हारे क्यों और जीते कैसे। जी बिल्कुल, बीजेपी का जो संगठन है वो हमेशा से चुनावी मोड में रहता है। कल हमारी बात हो रही थी वीरेंद्र सचदेवा से, तो उनका ये कहना था कि लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में 52 से ज़्यादा विधानसभा उन्होंने जीती थी। तो आखिर 48 पर कैसे उनका विजय रथ रुक गया, ये एक समझने वाली बात होगी। संगठन में कहां पर चूक रह गई, क्यों चुनाव हारे। और आज आप देखिए जैसा कि जेपी नड्डा ने भी 8 जो विधायकों को बुलाया है, तो संसद भवन में जो मुलाकात हो रही है उसमें भी इसी तरीके की चर्चाएं जो है वो होंगी कि आखिर कहां पर चूक हुई, क्या चीज़ ठीक रही चुनाव प्रचार के दौरान, कैसे आप जीते, आपने जीतने के बाद में मतदाताओं को धन्यवाद दिया कि नहीं दिया। इस बात पर भी फोकस रखा गया था कि जो जीते हुए विधायक हैं वो घर घर जाकर जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने मेहनत की है, उनको आप धन्यवाद दें पर्सनली जाके। विस्तारक जो दिल्ली के अंदर हैं, जिन्होंने इस चुनाव प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तकरीबन 800 से ज़्यादा विस्तारक हैं, उनको बाकायदा व्यक्तिगत पत्र जो है वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भेजा जा रहा है। कल आप देखिएगा बुधवार को जो संगठन से जुड़े हुए शीर्ष नेतृत्व है उनकी बैठक होगी। इसमें कई सारे विधायक भी शामिल हो सकते हैं जिन विधायकों ने पहले कुछ शिकायत रखी हो। जी। तो ऐसी तमाम सारी जो बैठकें हैं
वो अभी चलेंगी। जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बन जाती है तब तक ऐसे बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहेगा, वो चाहे संगठन की हो या फिर व्यक्तिगत जो शीर्ष नेतृत्व के आपस में मुलाकात है वो चलती रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवीश। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और कमेडियन समय रैना की, जिन्होंने अपने भद्दे कमेंट्स को लेकर अब वो और ज़्यादा फंसते नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए 3 पुलिस अधिकारियों की एक स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई है। तीनों अधिकारियों को इस मामले की जांच के लिए अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं। तो जिस तरीके की बातें इस पॉडकास्ट में की गई उसको लेकर काफी गुस्सा है लोगों में, और उस गुस्से को देखते हुए अब जो पुलिस कर रही है, जो कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, उन सब चीज़ों पर फिलहाल अगर कहा जाए इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पारस दामा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, क्या क्या करेंगे ये अधिकारी, क्या क्या इनकी जांच में आएगा और इनसे क्या उम्मीद की जा रही है इस टास्क फोर्स से? जी बिल्कुल, पहले एक चीज साफ कर दें, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है, ये स्पेशल इंक्वायरी टीम है। ये स्पेशल इंक्वायरी टीम जब एफआईआर नहीं होता है और उस समय किसी लिखित कंप्लेन पे आपको जांच करनी हो, उस समय के लिए बनाई जाती है। इस पूरी एसीटी जो कि इस मामले में बनाई गई है उसमें 3 अधिकारी है और 3 अधिकारी इसकी पृष्ठभूमि तक पहुंचेंगे कि इस शो को कब शूट किया गया था, कहाँ शूट किया गया था, कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, और बाकी के सारे तमाम डिटेल्स जो हैं इन 3 अधिकारियों द्वारा जो है वो लिए जाएंगे। इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से की जाएगी। वही सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगाली जाएंगी। सूत्रों के अनुसार ये भी जांच में सामने आया है, जब तक खैर पुलिस हैबिटाइट जो स्टूडियो में ये शूट हुआ था वहां पर पहुंची थी, उनका कहना ये भी था कि आसपास जो है स्टूडियो में जब शूटिंग होती है तो सीसीटीवी के आसपास जो है काले पर्दे लगाए जाते हैं, जिससे जो एपिसोड हो वो कई तरीके से लीक ना हो जाए या किसी तरीके से और दिक्कत जो है वो ऑर्गेनाइजर को ना हो। इसके लिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जांच करना बेहद ज्यादा जरूरी है, और ये स्पेशल इंक्वायरी टीम जो बनाई गई है मुंबई पुलिस द्वारा वो इस सारे संदर्भ में जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारस दामा बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरी इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। एक वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर में मणिपुर के राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के नेता। बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संबित पात्रा मिलने जाएंगे और मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी भी राज्यपाल से 4:30 बजे मिलेंगी। करीब ये जो इस वक्त की खबर आ रही है, तो क्या एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी में ये तय हो गया है कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा? क्या इसी को लेकर ये सारी मीटिंग्स हैं? ये एक अहम सवाल इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2 साल जब हिंसा के शुरू हुई थी, उसके 2 साल बाद एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया, और अब कयास लगाई जा रही है कि क्या बीजेपी जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि दिल्ली में इस वक्त जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर वहां पर नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। उसको देखते हुए मणिपुर में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। संबित पात्रा मिलेंगे वहां पर राज्यपाल के भल्ला से कुछ देर में, और थोड़ी देर बाद 4:30 बजे के आसपास जो बीजेपी की वहां पर अध्यक्ष हैं मणिपुर की, वो भी 4:30 बजे राज्यपाल से मिलने वाली हैं। रत्नदीप चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, तो क्या ये माना जाए कि नया मुख्यमंत्री मिल गया है, उसको लेकर सहमति बन गई है, या कुछ और कारण है इन मीटिंगों का? रत्नदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रत्नदीप चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हुए हैं। रत्नदीप, अगर आप हमें चलिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं रत्नदीप इस वक्त हमारे साथ। कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क साधा जा सके, पर इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल से मणिपुर के आज मिलने वाला है, अब से कुछ देर में।
बीजेपी के अध्यक्ष भी 4:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगी। संबित पात्रा जो नॉर्थ ईस्ट के मामलों के बीजेपी के लिए इंचार्ज हैं, वो भी इस मीटिंग में होंगे। रत्नदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नदीप, क्या भारतीय जनता पार्टी को नया चेहरा जो है वो मिल गया है मुख्यमंत्री का, या फिर इन मीटिंगों का कुछ और मतलब है? देखिए, अभी खुल के बात सामने नहीं आ रही है, मगर जब से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको राज्यपाल ने केयरटेकर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने को कहा, और इसके बाद जो 10 तारीख से जो असेंबली का बजट सत्र होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया राज्यपाल ने। इसके बाद से ही संबित पात्रा जो कि नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज हैं बीजेपी के, और वो वहाँ पे इम्फाल में हैं, और कल पूरे दिन बारी बारी से उनकी मीटिंग चलती रही एमएलए और जो मंत्री थे बीरेन्द्र सिंह सरकार में उनके साथ। आज भी ये मीटिंग चली। आज जो बीजेपी के वहाँ पे जो एलाइज हैं, एनपीएफ, एनपीपी और बाकी जो एलाइज है जेडीयू, इनके जो एमएलए हैं, इनके साथ भी मीटिंग चली। और जो कुकी जोमी समुदाय के एमएलए हैं वो क्योंकि इम्फाल में नहीं है, उनके साथ भी टेलीफोनिक जो डिस्कशन है वो भी चलती रही। और अब जो हमें खबर लग रही है बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक कि एक तरीके का ब्रेक थ्रू, किसी तरीके का ब्रेक थ्रू या किसी तरीके का एक डिसीजन ज़रूर इन मीटिंगों से निकल के आया है। क्या वो डिसीजन एक नाम पे मुहर लगाने की है या नहीं, वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। मगर खबर ये आ रही है कि बीजेपी के जो राज्य अध्यक्ष हैं ए शारदा देवी और संबित पात्रा, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा था गवर्नर से, और आज शाम को उनकी गवर्नर से मीटिंग होने के बाद थी। संबित पात्रा की मीटिंग भी हुई है केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह के साथ। तो जो राजनीतिक कवायद है वहाँ पे वो पिछले 2 दिनों से चल रही है, पिछले 3 दिनों से चल रही है। और आज दोपहर से हमने देखा कि मीटिंग का जो सिलसिला है वो और भी उसमें ज़्यादा तेजी आई। वहाँ पे एक प्राइवेट होटल में जहाँ पे संबित पात्रा ठहरे हुए हैं, वहाँ पे एक के बाद एक एमएलए आए। तो कहीं ना कहीं पे जो बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक एक खबर लग रही है कि एक तरफ एक डिसीजन पे जरूर वो आए हैं, मगर आगे देखना पड़ेगा वो डिसीजन क्या है, क्या है। क्योंकि अगर कल तक गवर्नर वहाँ पे असेंबली सेशन नहीं बुलाए तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी मणिपुर में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के आसपास की सड़कों पर लगे जाम को लेकर अब वार पलटवार शुरू हो गया है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने इस मामले में यूपी सरकार को घेरा और कहा कि जाम की वजह से लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि ये लोग नकारात्मक फैलाना चाहते हैं और इन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? ये तो कि जिसने हजारों करोड़ रुपए जहाँ खर्च हुए हैं कुंभ की पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, तो ये तो सरकार इसके लिए जवाबदेही है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो जवाब नहीं दे सकते। हम ना ही व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में, तो जिनके हाथों में है, मैं समझती हूँ इन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने,
कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। चलिए आपको खबर बताते हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के एमएलए और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सज़ा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट से 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का और फैसला देने की बात कही है। 2008 में मुजफ्फरनगर के पास किए गए धरना प्रदर्शन के मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट से पिता पुत्र को 2 साल की सजा दी गई थी। 13 फरवरी 2023 को एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट ने पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए 2-2 साल की कैद के साथ 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तो अब सेशन कोर्ट को कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस मामले का निपटारा किया जाए। मुजफ्फरनगर में धरना प्रदर्शन को लेकर जो मुकदमा दर्ज हुआ और जिसकी वजह से जो यूपी के पूर्व मंत्री हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई, वो अयोग्य करार हो गए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट जो है उसको एक अहम आदेश जारी किया और कहा है कि अब्दुल्ला आजम का जो मामला है, जो उनकी याचिका है, उस पर जल्द सुनवाई करे और 6 महीने में आदेश इस मुद्दे पर फैसला अपना सुना दे। अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट आए थे, अपनी दोष सिद्धि जो थी उस पर वो रोक मांग रहे थे कि उनकी कन्विक्शन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि सेशन कोर्ट में काफ़ी समय से मामला पेंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो राहत तो उनको नहीं दी, लेकिन सेशन कोर्ट को कहा है कि इस मामले में जो मजिस्ट्रेट की जो अदालत है उसने जो अब्दुल्ला आजम को सज़ा सुनाई है 2 साल की सज़ा, उसका जो चुनौती दी गई है उस पर 6 महीने में अपना फैसला दे। काफ़ी अहम ये मुद्दा मुजफ्फरनगर में 2008 में हुआ था, लेकिन फैसला 2023 में इसका आया और जो आजम खान हैं उनको और अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं उनको 2 साल की सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया, जिसकी वजह से अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई। वो इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी कन्विक्शन पर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। यूपी में इस दौरान चुनाव भी हो गए, लेकिन वो अयोग्य रहे, वो चुनाव नहीं लड़ पाए और अब सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को कहा है कि वो इस पर फैसला सुनाए। कपिल सिब्बल जो अब्दुल्ला आजम की तरफ से अपील हुए थे, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जो है उस समय का है जब अब्दुल्ला आजम जो है नाबालिग थे और ये गलत तरीके से उन पर मुकदमा किया गया था। हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई। सेशन कोर्ट में ये मामला अभी पेंडिंग है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश जारी किया है कि 6 महीने में इस मामले का फैसला करे। काफ़ी अहम है ये मामला। अब्दुल्ला आजम अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे मुजफ्फरनगर के इलाके में, पुलिस वाहन चेक कर रही थी, उसी दौरान ये विरोध प्रदर्शन हुआ जिस पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी मुकदमे में सजा 2023 में सुनाई गई थी। तो राजनीतिक तौर पर ये काफ़ी अहम मामला है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।